Good morning, student. Today we will discuss on major intra and extra electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बॉडी में जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उन सभी को प्रोसीड कराने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो सेल्स हैं वो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस पर, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करती है, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के आधार पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस शो करती हैं और अपनी लाइफ को या अपने आप को सरवाइव करती हैं इन्हीं के एक्सचेंज से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को इन्हीं इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम बात करें कि बेसिकली जो बॉडी है वो कंसिस्ट करती है 70% ऑफ वाटर। बॉडी कंसिस्ट 70% ऑफ वाटर। इसको देखिए, इंट्रासेलुलर वाटर। इंट्रासेलुलर वाटर मतलब फ्लूइड इनसाइड सेल, जिसे आईसीएफ के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, जिसे कि फ्लूइड आउटसाइड द सेल विद इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू सराउंडिंग सेल्स, ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। इन सब को मिला के ईसीएफ के नाम से जाना जाता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अराउंड 2/3 ऑफ बॉडी वेट इज H2O, यानी 2/3 हिस्सा जो है वो बॉडी का वो पानी होता है। 1/3 ऑफ H2O इज विद इन सेल्स, 1/3 हिस्सा जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है वाटर का। 1/3 ऑफ H2O इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन टिश्यूज सराउंडिंग सेल, 1/3 हिस्सा जो पानी का होता है वो उन टिश्यूज़ में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ में होता है जो कि सेल्स को सराउंड करती है। 25% एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, यानी दो सेल्स के बीच में जो होता है। 5 से 8% इन प्लाज्मा, यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के रूप में प्रेजेंट होता है। 1 से 2% इन ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड मतलब इंट्राओकुलर फ्लूइड, सीरस मेम्ब्रेन, जीआईटी, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड के रूप में मौजूद होता है। तो जो वाटर हम लोगों ने देखा है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ बॉडी की बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें वाटर और अदर कंपोनेंट्स में बांटा गया है। वाटर की बात कर लें तो 38.5 लीटर होता है, जो आप देख सकते हैं इस चार्ट में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस तरह से ये डिवाइडेड होता है। अदर कंपोनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा उसमें होता है सॉलिड के रूप में, एज ए सॉलिड कंपोनेंट के रूप में प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर मिनरल्स, फिर कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा सम मिसलेनियस एजेंट्स। ये अराउंड 31.5 kg के अराउंड होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये सारी चीज़ें एज अ कंपोजिशन, जो अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी में तो वाटर और अदर सॉलिड का ये कंपोजिशन होता है। टोटल बॉडी वाटर को जो 78% के अराउंड हम लोगों ने पहले देखा था, उसका एक ये पाई चार्ट के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको देख सकते हैं कि प्लाज्मा 8% है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 25% है, इंटरसेलुलर फ्लूइड 65% है और ट्रांससेलुलर फ्लूइड 2% है। यानी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर मौजूद होता है। इस तरह का एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के इंटरसेलुलर फ्लूइड अराउंड 63% है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा, लिम्फ, ट्रांससेलुलर फ्लूइड इस रूप में जो बांटा गया है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 37%। अगर हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में बांटें तो इंट्रासेलुलर 63% है और 37% जो है हमारा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बेसिकली जो बॉडी है उसमें फ्लूइड जो है कंपार्टमेंट में बांटा गया है। तो मेजर कंपार्टमेंट फॉर फ्लूइड्स अगर हम देखें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ इनसाइड सेल, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड हियर, लगभग 63% वेट, पूरा टोटल जो है वेट का ये जो होता है वो होता है। और ये डिक्रीज इन एल्डरली, जैसे जैसे आदमी जो है वो बूढ़ा होता जाता है वो कम भी होता जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें ECF, आउटसाइड सेल, सेल के जो बाहर होता है, ये बेसिकली इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड विद इन ब्लड वेसल के बीच में या ब्लड वेसल में जो होता है वो 5%, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बिटवीन सेल एंड ब्लड वेसल वो 15% होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड जिसे सेरेब्रोस्पाइनल या पेरिकार्डियल एंड साइनोवियल फ्लूइड के रूप में भी जाना जाता है। इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इतने सेगमेंट में बांटा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कितने कंपार्टमेंट में फ्लूइड को बेसिकली बांटा गया है। अब इन्हीं फ्लूइड्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन सेपरेट इनटू आयंस एंड इज एबल टू कैरी एन इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जब उन्हें वाटर में घोला जाए तो वो चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे ही आयंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे कैटायन पॉजिटिवली चार्ज जैसे कैल्शियम आयन, एनायन निगेटिवली चार्ज जैसे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड। नंबर ऑफ कैटायन मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन फॉर होम्योस्टेसिस टू एग्जिस्ट इन ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट। जितने भी हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसमें जो कैटायन है और एनायन है दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए फॉर द नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में या कंपार्टमेंट में मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर हम देखें तो इंट्रासेलुलर में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन है या एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं। Difference in concentration of ions on different side of the cell membrane result from metabolic activity of the cell। concentration जो gradient होता है इसकी वजह से ही सेल जो होती है वो metabolic activity करती है। amount of potassium in the body determine the volume of ICF as the chief intracellular cation। पोटेशियम जो है वो इंटरसेलुलर कैटायन होता है, मेन इंटरसेलुलर कैटायन है, और ये ICF जो वॉल्यूम होता है इंटरस्टिशियल सेलुलर फ्लूइड जो है उसके बारे में बताता है। मतलब जितना अमाउंट पोटेशियम का है उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरस्टिशियल सेलुलर फ्लूइड कितना है। अमाउंट ऑफ सोडियम इन बॉडी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ECF एज द चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। सेम इसी तरह अगर हम सोडियम को देखें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को बताता है। In electrolyte disturbance, primary concern is the concentration of various ions and the interrelation of positively and negatively charged ions with one another than the actual number। जो बेसिक में जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि प्राइमरी कंसर्न इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस आयन। मतलब जो आयंस का जो कंसंट्रेशन है सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ता है और इस रेशियो से देखा जाता है कि पॉजिटिवली जो है वो और निगेटिवली चार्ज जो है वो दोनों एक्चुअल नंबर कितना था और इस समय कितना मौजूद है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्बेंस में हमको इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच के डिफरेंस हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से या किस अमाउंट में डिस्टर्ब हुए हैं, डिस्टर्बेंस आया है। लाइक डिसेंट्री होती है, डायरिया होती है, उन सब केसेस में। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो इनको बेसिकली इक्विवेलेंट वेट या मिली इक्विवेलेंट रूप में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सप्रेस इन यूनिट्स दैट डिफाइन एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर आयन। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वैलेंस। कहने का मतलब है इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं कि जो भी टोटल मॉलिक्यूलर वेट है उसको ग्राम्स में और जो भी उसमें वैलेंसी है उसके आधार पर, जैसे एसिड है तो उसमें कितनी एसिडिटी है और बेस है तो कितनी बेसिसिटी है। इसी तरह से कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है। इससे हम टोटल जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं। जो आंसर निकल के आता है उसे ही हम इसे इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। यानी 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट वेट मौजूद है, इसको निकालने का तरीका। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया है H2SO4। यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 98 ग्राम है और इसमें अगर हम इसकी एसिडिटी की बात करें तो इसमें H जो है 2 है, 2H, यानी हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 98 को तो 49 आ जाएगा। तो 49 ग्राम इक्विवेलेंट इसका वेट आ गया। अब ये हम 1000 ml में डिज़ोल्व कर लें, यानी 1 लीटर में इसको डिज़ोल्व करें तो इसी को हम बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो मिली इक्विवेलेंट में होता है, यानी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को। डिस्टर्बेंस ऑफ H2O वाटर का जब डिस्टर्बेंस होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस हम तभी देखते हैं जब वाटर का डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि वाटर के साथ ही तो वो कंपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। तो जब वाटर डिस्टर्ब होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस होता है। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्ब होने का, वो सबसे पहला है वाटर का डिस्टर्बेंस। और वाटर का डिस्टर्बेंस मोस्टली किस लिए होता है? जब डिहाइड्रेशन होता है, मोस्ट कॉमन। इसके अलावा इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर, डायरिया या वॉमिटिंग या एक्सेस वाटर का लॉस, कोमेटोज और डिबिलिएटेड पेशेंट। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि वाटर का लॉस होता है। ओवर हाइड्रेशन जो होता है बहुत कम कॉमन होता है, यानी एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक व्हेन रीनल फंक्शन इज इम्पेयर्ड, रीनल डिजीज, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड, condition that produce H2O imbalance, also disturb electrolyte composition, most result from depletion of body electrolytes। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि ओवर हाइड्रेशन, जबकि ओवर हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है मगर कुछ सर्टेन केसेस में हो सकता है। इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स कब कैसे कम हो जाते हैं, तो वॉमिटिंग और डायरिया में सबसे ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम कम हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायरेटिक, जब डायरेटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है। एक्सेसिव डायरेसिस इन डायबिटिक एसिडोसिस में जब डायरेसिस होती है उस कंडीशन में। और रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ यानी इसमें रीअब्जॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है इन आयंस की, वो ख़त्म हो जाती है। तो उस केसेस में हम देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम देखें तो सोडियम मोस्ट एब्डेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, केमिकली एंड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस, हार्ट फंक्शन एंड सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, इस सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम इसको देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, हार्ट फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन एक्टिविटी, इन सब में इसका बहुत रोल है। पोटेशियम की बात करते हैं, इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी फॉर नर्व इम्पल्स के नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी के लिए पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, ये एसिड बेस बैलेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम की बात करें तो यूजली कंबाइंड विद फास्फोरस टू फॉर्म द मिनरल सॉल्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ, प्रमोट्स नर्व इम्पल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हड्डियों और दांतों के लिए फास्फोरस से कंबाइन करके कैल्शियम, उसके साथ साथ नर्व इम्पल्सेस के लिए और मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो प्लेज रोल इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो मैग्नीशियम जो होता है हम इसको देख सकते हैं एज आप समझ सकते हैं एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ इंट्रासेल्युलर एनर्जी, जो इंट्रासेल्युलर एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, एंड न्यूरल ट्रांसमिशन, जो न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, नर्व्स एंड मसल, और ये बेसिकली हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, इन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारी बॉडी में किन किन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोगों ने बॉडी में किस तरीके से, कितने अमाउंट में, किस कंपार्टमेंट में कितना वाटर प्रेजेंट होता है और किस तरह से उसका क्या रेशियो होता है, कैसे उसका डिस्टरबेंस जो है वो किन केसेस में देखने को मिलता है, कब कब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से किस तरीके से, वाटर के डिस्टर्बेंस से किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ये जाना कि कितना अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट का किस कंपार्टमेंट में कितना प्रेजेंट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर, साथ ही साथ किसकी कमी से क्या दिक्कत आ सकती है या किस कंडीशन में कौन सी कमियां देखने को मिल सकती है और कौन सा आयन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्दर वीडियो में हम लोग इसके और भी डिटेल करेंगे और भी डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।